राहुल, रिया, रुचि और साहिल चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ एक कॉलेज में ही पढ़ते थे। साहिल बहुत पैसे कमाना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसके चलते वो हमेशा अपना देश छोड़कर बाहर जाने की बात करता था। वो हमेशा ही इंडिया की बुराई करता था। वहीं राहुल हमेशा इंडिया के सपोर्ट में रहता था। कई बार दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती थी। एक दिन चारों एक साथ कॉलेज के लिए जा रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार से उनके आगे से गुजरती है और सड़क में गड्ढे में भरा हुआ पानी साहिल के ऊपर आ जाता है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अबे अंधा है क्या? अबे गाड़ी रखता है तो लोग दिखाई नहीं देते चलते हुए? अबे गाड़ी रोकता ना तब तुझे बताता मैं। सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। अरे भाई शांत हो जा तू। अब इसमें उसकी क्या गलती है? हमारे सड़क पर गड्ढे ही तय हैं, वो भी बेचारा क्या करे, कितना देखकर चलाए। सही कहा राहुल ने। अब इतना ओवर रिएक्ट तो मत करना, ज्यादा खराब तो नहीं हुए ना तेरे कपड़े? हाँ हाँ, तुम लोग तो अब यही कहोगे ना। तुम लोग तो अपने देश के सच्चे भक्त हो। भला तुम अपने देश की बुराई कैसे कर सकते हो? भाई तू कहाँ की बात कर रहा है और कहाँ से लेकर जा रहा है इस बात को? अब छोड़ना इन बातों को। क्यों मूड खराब कर रहा है अपना, वो भी सुबह सुबह? यार मैं तो बस अपनी पढ़ाई पूरी होने का वेट कर रहा हूँ। अरे उसके बाद ना मैं यहाँ से विदेश चला जाऊंगा। किसी दूसरे देश में जाके ना एक अच्छी सी जिंदगी जीऊंगा। दुनिया की ना हर फैसिलिटी होगी मेरे पास। अरे देख, विदेश में क्या कुछ नहीं होता है। अरे अच्छे अच्छे घर होते हैं, सड़कें होती है। हमारे यहाँ क्या है, जगह जगह सड़कों पे गड्ढे। अरे क्या फायदा ऐसे देश में रह के। मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से। तुम लोगों को जाना है ना, तुम लोग भी चले जाना। अरे मत रहो यहाँ पे। अरे बहुत पैसा है विदेश में, बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी भाई, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तुम तो बहुत ही दल बदलू इंसान हो। जिस देश में रहते हो उसी देश की बुराई करते हो। तुम्हें तो पहले ही देश के बाहर निकाल देना चाहिए। अरे बंद करो यार तुम इस देश के टॉपिक को और कॉलेज चलो। देर हो गई तो प्रोफेसर क्लास में एंट्री नहीं देगा। सबके मुंह बंद हो जाने चाहिए और सिर्फ पैर चलने चाहिए। रिया के कहने पर सभी चुप हो जाते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो क्लासरूम में पहुंचते हैं और अपनी क्लास अटेंड करते हैं, जहां उनकी प्रोफेसर उन्हें चंद्रयान के बारे में बताती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इंडिया ने चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया था। आप लोगों को इस बात की खुशी है या नहीं? यस मैडम, हम सभी लोगों ने ये न्यूज सुनी है। हम खुद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही हमारे भारत का तिरंगा चांद पर भी लहराए। उस दिन का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन होगा। सभी भारतवासी बहुत खुश होंगे उस दिन मैडम। बिल्कुल मैडम, हम सभी को उस पल का इंतजार है। वो दिन हमारे भारत के लिए गौरव भरा दिन होगा। हमारे साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करी है मैडम इसके पीछे। उनकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। हाँ मैडम, ये बात रिया ने सही कही। सबकी उम्मीदें इस चंद्रयान से जुड़ी है। हमारे देश के साइंटिस्टों ने इसे बनाने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए है। उनकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जिस देश के वासी अपने देश को इतना प्यार करते हैं, वो भला कभी भी किसी चीज में हार सकता है? नहीं ना। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो इंसान बार बार कोशिश करता है और वो हारने से नहीं डरता, उसकी जीत निश्चित होती है। प्रोफेसर की बात सुनकर जहां सभी स्टूडेंट मोटिवेट हो रहे थे और भारत के चंद्रयान के सही सलामत चांद पर लैंड होने की प्रार्थना कर रहे थे, वहीं साहिल को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसको सबकी बातें बर्दाश्त ही नहीं होती, जिस पर वो बीच में ही बोल पड़ता है। मैडम एक बात बोलूंगा, आप बुरा मत मानना। हमारे भारत के साथ आपको रूस की भी तारीफ करनी चाहिए। अरे उसने तो अपना चंद्रयान 25 10 अगस्त को लॉन्च किया था और मुझे तो लगता है ना वो तो पहुंच जाएगा सबसे पहले। और हाँ, बात रही भारत की, मुझे नहीं लगता ये वो पहुंच पाएगी। ये तू क्या कह रहा है भाई? लगता है तू हिस्ट्री कभी पढ़ता ही नहीं है। अपना मुंह खोलने से पहले हिस्ट्री तो देख लेता भारत की, तब तुझे पता चलता सब कुछ। सही कहा राहुल ने। जब देखो दूसरे देशों की भलाई और अपने देशों की बुराई करता रहता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अरे बाहर के देशों में देखो, हर एक सुविधा है। अरे हर चीज की फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे। अरे हमारे पैसे ना उनके डॉलर्स के आगे ना कुछ भी नहीं है। अरे कोई वैल्यू नहीं है हमारी उनके आगे। अरे बहुत अमीर है वो लोग। अरे अमीर देशों में नाम आता है उन देशों का, और हमारे देश का क्या है? अरे हमारे देश की तो कोई पूछता भी नहीं है हमें। ये क्या बात हुई साहिल? तुम जिस देश में रह रहे हो उसी की बुराई कर रहे हो। अरे इस देश के नागरिक होने के बाद भी तुम ऐसा सोच रहे हो। तुम जैसे ही लोग होते हैं जो बाहर के देशों को ऐसा सोचने का मौका देते हैं। लेकिन तुम देखना, इस बार चांद पर हमारे देश का ही तिरंगा लहराएगा।
और जब लहराएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारा भारत कितना महान है और हमारा भारत क्या क्या कर सकता है। क्या बात बोली मैडम आपने। आपके साथ साथ हम सभी को इस बात पर विश्वास है कि हमारे भारत का तिरंगा चंद्रयान बनकर चांद पर जरूर पहुंचेगा। करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है उससे, वो उम्मीद बेकार नहीं जाएगी। मैडम आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत 2 बार पहले भी जा चुका है और दोनों टाइम भारत को असफलता मिली है। पहली बार गया था 22 अक्टूबर 2008 को और दूसरी बार 2019 में। क्या मिला? हार के तो वापस आए, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लोग सफल होंगे ही। साहिल, माना कि हमारे भारत को 2 बार असफलता मिली है, लेकिन फिर भी हमारे भारत ने अपनी आस नहीं छोड़ी और चंद्रयान 3 चांद पर भेज दिया। लेकिन तुम देखना, इस बार हमारा भारत जरूर सफल होगा। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट्स की चंद्रयान को लेकर साहिल के साथ बहस चल रही होती है कि तभी क्लास ओवर की बेल बज जाती है और प्रोफेसर वहां से चली जाती है, जिसके बाद साहिल के दोस्त भी उससे चिढ़कर वहां से चले जाते हैं। समय बीत जाता है और सभी के एग्जाम आने वाले होते हैं, जिसके चलते सभी कॉलेज के पार्क में बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी साहिल वहां आता है और बोलता है, और भारत के देशभक्तों, क्या कर रहे हो? वही जो तू नहीं कर रहा है, पढ़ाई। जा यहाँ से और हमें भी पढ़ने दे यार। हाँ साहिल जा, हमें डिस्टर्ब मत कर। तुम लोगों का बना हुआ मुंह देखकर ना मेरा दिल ना चीख चीख के कह रहा है कि तुम लोगों से ये शर्त मैं लगा ही लूं और देखना रूस ही जीतेगा और वही पहले चांद पे पहुंचेगा भी। हाँ ठीक है, लग गई शर्त। हम कहते हैं कि भारत का चंद्रयान ही जीतेगा, ना कि रूस का लूना। और अगर ऐसा हुआ तो तुझे भारत के जीतने की खुशी में पूरे कॉलेज में मिठाई बांटनी होगी, वो भी खुशी के साथ। ठीक है, लग गई शर्त। और हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे कॉलेज में मिठाई तू बांटेगा, वो भी खुशी खुशी। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, क्योंकि सभी साइंटिस्ट अपनी अपनी जगह पर पूरी मेहनत करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल इतना कहकर फिर से पढ़ाई करने लगता है और साहिल वहां से चला जाता है। समय बीत जाता है। जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त शाम 6:04 पर होने की संभावना थी, तो वहीं चांद मिशन लूना 25 अगस्त सोमवार को पहुंचने वाला था। लेकिन अचानक आई गड़बड़ी के कारण रविवार को चांद की सतह से टकराने के कारण वो क्रैश हो गया और भारत का चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हो गया। ये खबर सुनते ही पूरा भारत झूम उठा, चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। तभी राहुल अपने सभी दोस्तों के साथ साहिल के पास जाता है और बोलता है, भाई हमारे भारत ने चांद पर अपना तिरंगा लहरा दिया, हम जीत गए। और रही बात रशिया के लूना की, वो तो चांद की सतह से टकरा के ही टूट गया और हमारा चंद्रयान चांद पर लैंड कर गया। अब तुझे कुछ बोलना है तो बोल। ये क्या बोलेगा, आज तो इसकी बोलती ही बंद हो गई है। हमारे भारत ने एक नई हिस्ट्री बना दी यार। देख, हर जगह बस उसी की न्यूज छाई हुई है। हाँ भाई देख, सभी लोग कितने खुश है। मैं तो कहता हूँ हम लोग को ना दीपावली मनानी चाहिए आज के दिन। अरे यार कितनी खुशी की बात है यार। मुझे ना पता था कि हमारा भारत ना बहुत कुछ कर सकता है। देखा, हिस्ट्री में नाम लिख दिया हमारे भारत ने। अरे यार सच बता रहा हूँ, अरे दिल खुश हो गया, मजा आ गया। खुश होने से कुछ नहीं होता है। हमने जो शर्त लगाई थी वो शर्त पूरी कर, उसके बिना हम तुझे माफ नहीं करेंगे। तूने हमारे भारत को बहुत कुछ बोला था। हाँ हाँ भाई, ये कोई बोलने की बात है? अरे मैं तो वैसे ही बांटने जाने वाला था। अरे पूरे कॉलेज में मिठाई बांटूंगा, मिठाई के साथ जो तू बोलेगा वो भी बांट दूंगा यार। अरे मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। और हाँ, मुझे ना माफ करना तुम लोग, मैंने तुम सबका दिल दुखाया था और अपने भारत को लेके ना गलत सोच बनाई। और हाँ, मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि अब मैं विदेश नहीं जाने वाला। मैं तो अपने देश में रहूंगा। मुझे मेरा देश बहुत प्यारा है। वैसे भी क्या है उस पराये देश में, कुछ नहीं मिलता है यार। अरे अपने अपनों से दूर रहते हैं। अरे कोई टाइम नहीं देता एक दूसरे को। वहाँ पड़ोसी नहीं है, मोहल्ले नहीं है, दोस्त यार नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा यार मुझे। सब कुछ तो मेरा यहीं पे है, हमारे भारत के अंदर। तो मैं तो अपने भारत में रहने वाला हूँ और मैं तो अपने देश के लिए ना बहुत खुश हूँ यार। हमारा चांद पे नाम हो गया यार, क्या बोलूं मैं। अच्छा तो हम बाद में पार्टी करते हैं, अभी मैं चला मिठाई बांटने, ठीक है? साहिल इतना कहकर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंड होने की खुशी में पूरे कॉलेज में मिठाई बंटवा देता है और इस तरह से साहिल की भारत के प्रति सोच भी बदल जाती है। बेला एक बहुत ही अमीर और अच्छी लड़की थी। उसके बम बहुत ही ज्यादा हैवी और बड़े थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के उस पर कमेंट्स किया करते थे और उसके दीवाने बन जाया करते थे। हालांकि उसे लोगों से ज्यादा बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी कोई उसके बम का मजाक बनाता तो उसे बहुत गुस्सा आता था।
ऐसे ही एक दिन बेला अपने कॉलेज से घर लौट आती है और अपने कमरे में उदास होकर बैठ जाती है, जहाँ उसकी माँ मीरा उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, आज फिर से किसी ने कुछ कहा क्या लाडो? तू इतनी उदास क्यों है? वाह, तो क्या करूं मैं, आप ही बताओ ना। सब मेरे हैवी बम का मजाक बनाते हैं। अब अगर मेरे बम हैवी है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे बेटा, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, वही लोग ऐसे बेकार के काम करते हैं। उनके पास काम धंधा होता नहीं है तो बस फिर जिस किसी को देखा उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। और तू ऐसे फालतू के लोगों की बातों पर ना ध्यान मत दिया कर, बता रही हूँ मैं तुझे। बेला अपनी माँ को अपना इंस्पिरेशन मानती थी, क्योंकि उसके पिता के चले जाने के बाद उसकी माँ ने अकेले ही अपने दम पर नाम कमाया और उसे इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दी। अपनी माँ की बातें सुनकर वो बहुत ही अच्छा फील करती है और अगले दिन खुशी खुशी कॉलेज जाती है, जहाँ वो कुछ ही दूर खड़े निखिल को देख रही होती है और सोचती है, निखिल कितना स्मार्ट लड़का है। जो भी उसकी गर्लफ्रेंड होगी कितनी लकी होगी। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। हाय, मैं तो अपनी जान मार कर भी इससे प्यार करती। बेला ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि निखिल उसके पास आता है और बोलता है, हेलो मिस, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, आप मुझे घूरे जा रही हो? बेला बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तभी निखिल फिर से बोलता है, उप्स, क्या परफेक्ट फिगर है, मजा ही आ गया देखकर। वैसे इसका राज क्या है, मुझे भी बता दो। बेला उसे घूरकर वहाँ से जाने लगती है और ऐसे में निखिल एक बार उसे टोकते हुए कहता है, हे रुको, मैं बस मजाक कर रहा था, सॉरी। कोई नहीं, इट्स ओके। वैसे एक बात सच सच कहूँ? हाँ बोलो, क्या बात है? तुम बहुत कमाल की लगती हो, सच। आज से पहले लड़कियां तो बहुत देखी, पर तुम्हारे जैसा यूनिक पीस पहली बार देखा है। दिल करता है देखता ही जाऊं। सच में? थैंक यू सो मच। वैसे गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर लगता है अब बन जाएगी। अच्छा, कोई मिल गई है क्या? मिल ही गई है, बस हाँ कर दे मुझे तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छा चलता हूँ ब्यूटीफुल गर्ल। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। अब निखिल और बेला दोनों आए दिन कॉलेज में एक दूसरे से मिला करते, बातें किया करते और एक साथ वक्त बिताया करते। बेला निखिल को दिल ही दिल में बहुत चाहने लगी थी और उसे कभी कह नहीं पाती थी। और एक शाम निखिल बेला को अचानक फोन करता है और उससे बोलता है, बेला, तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी मेरे घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। निखिल, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। बेला जल्दी से निखिल के घर पहुँचती है और जैसे ही वो घर का दरवाजा नॉक करने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। वो घर के अंदर जाती है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तभी अचानक घर का दरवाजा बंद हो जाता है और कोई बेला को पीछे से आकर गले लगा लेता है। जैसे ही वो पीछे घूमकर देखती है कि तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है और वो निखिल होता है। निखिल, क्या था ये सब? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे कुछ हो जाता तो? अरे ऐसे कैसे हो जाता मेरे होते हुए? निखिल, ये सब तुमने मेरे लिए किया, पर मैं तो तुम्हारी जस्ट फ्रेंड हूँ ना। अरे पागल, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम मेरी दोस्त, मेरी जान, मेरी हमसफर सब कुछ हो। आई लव यू माई बेबी। आई लव यू सो मच। तुम जानते हो मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है। आई एम सो हैप्पी। तुम्हारी इसी खुशी के लिए तो ये सब किया है मेरी जान। निखिल, तुम सच में कितने क्यूट हो। और तुम सुपर हॉट हो बेबी, और सबसे ज्यादा तो तुम्हारे बम हॉट हैं, कसम से। ये लो, जल्दी से इसे पहन लो, तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रेस लेकर आया हूँ मैं। बेला निखिल की दी हुई ड्रेस पहन कर आती है और निखिल उसे देखता और बस देखता ही रह जाता है। फिर दोनों एक साथ अपने प्यार भरे लम्हे को एंजॉय करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। कुछ समय यूं ही बीत जाता है और बेला अपनी माँ मीना को निखिल के बारे में सब बता देती है और उनसे मिलवाती भी है। मीना को निखिल पहली ही बार में पसंद आ जाता है और वो उन दोनों की शादी करवाने का फैसला लेती है।
साथ ही पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर उन दोनों की शादी की तैयारियां कर देती है। शादी वाले दिन बेला शादी के जोड़े में तैयार होकर निखिल के पास जाती है, जहां वो पहले से ही अपने दोस्त रवि से बात कर रहा होता है, लेकिन उसे बेला के वहां होने की भनक तक नहीं लगती। ऐसे में निखिल अपने दोस्त से कहता है, पागल है क्या? उस लड़की से मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है। उससे शादी करने के बाद मैं भी अमीर बन जाऊंगा, और जैसे ही मैं अमीर बन जाऊंगा मैं उस थिक एस वाली को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करूंगा। तो कैसा लगा मेरा प्लान? सही है भाई, तूने तो कमाल कर दिया। लड़की भी ले ली, मजे भी किए, और अब नवाब बन जाएगा। अरे मैं पैदा ही अमीर बनने के लिए हुआ था, तो अमीरी मेरे पास खुद चलकर आनी थी। बस ये शादी हो जाए, फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे तेरे यार के। बस देखता जा। बहुत बढ़िया भाई, और थोड़ी कृपा अपने इस यार पे भी कर दियो, भूल मत जाइए मुझे। अरे कभी नहीं, भाई है तू मेरा। बेला उनकी सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद निखिल भी मंडप में आता है और पंडित जी मंत्र पढ़कर उनको फेरे लेने के लिए बोलते हैं। तभी बेला खड़ी होती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम जा सकते हो यहाँ से। क्या बोल रही हो बेला? आज हम दोनों की शादी है, ये मजाक छोड़ो और चलो शादी करो। तुम्हें क्या लगता है निखिल कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने अपने कानों से कहते हुए सुना है तुम्हें कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करते हो। अरे मैं भी देखता हूँ तो कैसे शादी नहीं करेगी। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी किसी भी हाल में। अगर तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी प्यार होता ना निखिल, तो आज मैं तुमसे शादी जरूर करती, मगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। अरे तुम्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए था, मोटी मोटी नोटों की गड्डियां चाहिए थी। अरे जितना पैसा चाहिए था एक बार बोल देते, मैं सारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मार देती। कम से कम मेरा दिल तो ना तोड़ते। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त रवि दोनों की बातें सुन ली थी। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। निखिल का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है और बेला बेइज्जती करके उसे वहाँ से निकाल देती है और अपनी माँ के साथ अकेले रहना ही शुरू करती है। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी जिंदगी के एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाती है। देखते ही देखते वो अपने हैवी बम के लिए प्रसिद्ध हो जाती है और एक अच्छे से घर के विक्की नाम के लड़के से उसकी शादी हो जाती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपना जीवन अपने पति के साथ व्यतीत करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये थिक एस वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। मानसी एक बहुत ही बड़े घर की लड़की थी, जिसका जन्म लंदन में हुआ था और लंदन में ही वो पली बड़ी थी। हालांकि उसके पिता किशोर, जो कि इंडिया में रहते थे, और वो चाहते थे कि मानसी की शादी इंडिया में हो और वो हमेशा के लिए इंडिया में ही शिफ्ट हो जाए, जिसके लिए वो अपनी बेटी को वापस इंडिया बुला लेते हैं और उसका रिश्ता आदर्श नाम के एक लड़के से पक्का कर देते हैं और आदर्श को अपनी बेटी से मिलवाते हुए बोलते हैं, वेलकम माय सन इन लॉ, आओ आओ, मैं और मानसी तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अच्छा बाबूजी, आपका तो दिख रहा है कि आप हमारा वेट कर रहे हैं, पर मानसी जी वो नजर नहीं आ रही। छुपकर हमारा वेट कर रही हैं क्या? नहीं नहीं माय सन इन लॉ, हम सब इंडिया ही शिफ्ट हो गए हैं, तो मानसी बिटिया जरा अपने कमरे में है। फिर तो हमें भी देखना चाहिए, है ना ससुर जी? उसका रूम हमारा भी तो है और हमारा रूम उसका। हम अभी आए। आदर्श मानसी के पास उसके कमरे में जाता है, जहां मानसी सर पर चुन्नी रखकर और माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ी पहनकर मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही होती है और आदर्श को देखते ही शर्माते हुए बोलती है, अरे मेरे होने वाले पति देव जी, क्यों पहचान लिया ना मुझे? पहचान तो लिए, वैसे एक बात बोले? बोलो मेरी जान, अब क्या शर्माना? तुम बहुत नोटी हो और हमें नोटी इंसान बहुत पसंद है। वो दोनों आपस में थोड़ी देर तक बातें करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। मानसी भी आदर्श को खुशी खुशी अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। शादी की सुहागरात वाले दिन आदर्श अपनी और मानसी की पहली मुलाकात याद करता है और सोचता है कि उस दिन की तरह ही मानसी घूंघट में होगी और जब वो उसके पास जाएगा तो वो शर्मा रही होगी
और धीरे धीरे वो उसके कानों में कुछ बोलेगी। ये सब सोचते हुए वो अपने रूम में जाता है जहाँ मानसी नहीं होती और वो वहीं खड़ा होकर सोच रहा होता है। तभी मानसी 3 पीस मैक्सी पहने हुए गाते हुए पीछे से आती है। धीरे धीरे हौले हौले आजा मेरी बाहों में आ जाना। ना सर पे पल्लू डाले, ना मुझसे शर्माए, ना धीरे धीरे बोले, ना चूड़ी खनकाए। ये कैसी दुल्हन है, ये मेरी उलझन है। ओफो पतिदेव, इतना क्यों डर रहे हो? अरे तुम्हारी वाइफ ही तो हूँ और तुम्हें तो नॉटीपन बहुत पसंद है ना, तो चलो फिर थोड़े से नॉटी हो जाते हैं। वाइफी, नोटी तो हो जाएंगे, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। पर थोड़ा शर्माओ तो। शर्माते हुए जो नोटीपना करते हैं ना, उसका अलग ही मजा होता है। सीरियसली तुम बहुत बोरिंग हो। तुमसे अच्छा तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। माय डियर वाइफ, तो तुमने अपने एक्स के साथ सारी नोटी हरकतें कर रखी हैं। नो पतिदेव, आई एम कम्प्लीटली इंडियन और इंडियन लड़कियां शादी से पहले किसी के साथ नोटी नहीं होती, यू नो ना। आई नो वाइफी, पर आप इतनी नोटी हैं, मुझे लगा कुछ नोटी हरकतें कर गई हो। हे भगवान, ये कैसी बीवी दे दिए हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मानसी एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन वो आदर्श के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उसके दफ्तर जाती है, जहां उसको छोटे कपड़ों में देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और पियोन उसके पास आकर बोलता है, मैडम, आपको किस सर से मिलना है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो छोड़ दीजिए ना अपनी ये नौकरी, क्योंकि आप इस उम्र में भी बहुत कूल हैं। कोई भी दूसरी नौकरी मिल जाएगी आपको तो। और मैं चली अपने पति आदर्श के पास। मानसी आदर्श के कैबिन में जाती है और वहाँ टेबल पर खाना रखकर बोलती है, पति देव, इट्स लंच टाइम और आज मैं आपके लिए अपने हाथों से लंच बना कर लाई हूँ। आपको लंच खाना है और बताना भी है कि कैसा बना है। अरे तुम हमारे लिए इतने प्यार से बना कर लाई हो, तो हम क्यों नहीं खाएंगे? वैसे तुम यहाँ कैसे आई? अपने इन सुंदर सुंदर पैरों से चलकर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत हो गई बातें, अब खाना खाते हैं, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मानसी टिफिन खोलती है और उसकी रोटी देखकर आदर्श उससे कहता है, वाइफी, ये कौन से देश का नक्शा है? पतिदेव, ये इंडिया का ही मैप है। पता है मैंने कितनी मुश्किल से बनाई है ये रोटी, और देखो मेरा तो हाथ भी जल गया। अरे फिर क्यों इतना कष्ट किया? नौकर और माँ तो है ना। क्या पतिदेव, आप क्यों भूल जाते हैं बार बार? आई एम कम्प्लीटली इंडियन और मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है कुछ दिन के लिए, क्योंकि सबको आराम चाहिए होता है ना। उसकी ये सारी बातें सुनकर आदर्श अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और उसके हाथों से जैसे तैसे खाना खा लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन मानसी के पास उसकी दोस्त रिया का कॉल आता है और वो मानसी से बोलती है, क्या यार मानसी, तू अब इंडिया में क्यों रहती है? मुझे तो लगता है कि तेरी फैमिली में किसी को तुझसे प्यार ही नहीं है, इवन तेरे हस्बैंड को भी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही है यार? आदर्श जी बहुत अच्छे हैं और मैं खुद भी तो एक इंडियन हूँ, तो मुझे अपने देश में रहने में कोई दिक्कत क्यों होगी? और तू भी तो यहीं से है, तो कभी मिलने आ जा। नो बेबी, मुझे नहीं आना। मैंने तो जस्ट वन टाइम अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे यहाँ आना है और वो मेरी खुशी के लिए मुझे यहाँ ले आए। ओके देन, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। रिया की बातें मानसी के दिमाग में घर कर जाती हैं और वो अपनी नोटी हरकतें छोड़कर ज्यादा से ज्यादा टाइम सीरियस रहने लगती है और सारा काम करना भी छोड़ देती है। और एक दिन वो आदर्श से जिद करते हुए कहती है, आदर्श जी, अब मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे मेरे पापा के घर जाना है। हमें पता है तुम बहुत नोटी हो और ये सब हमें सताने के लिए कर रही हो, क्यों, है ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही और आप तो मुझे प्यार भी नहीं करते। अरे ये कैसी बात ही कर रही हो? हम तुमसे प्यार नहीं करते? हमने तुम्हें आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमने तुमको सारे ऐशो आराम दिए। माना हम तुम्हारे पिताजी जितने अमीर इंसान नहीं हैं, और इसका मतलब ये तो नहीं हम तुमसे प्यार नहीं करते। अगर मुझसे प्यार करते तो
इतने दिनों से मुझे यहाँ नहीं रखते, मुझे कहीं बाहर ले जाते, कहीं घुमा कर लाते, लंच करवाते और मुझसे घर का इतना सारा काम भी नहीं करवाते। मानसी भूलिए मत, हमने कभी नहीं कहा था कि आप हमारे घर का काम करें। ये सब आपकी खुद की इच्छा थी। हाँ थी, और ये सब मैंने आपके लिए ही किया। मानसी आदर्श से लड़ाई करने के बाद उसका घर छोड़कर चली जाती है और रास्ते में वो रिया को देखती है। तो जब वो रिया से बात करती है तो रिया उससे कहती है, मुझे माफ कर दे मानसी, मैंने तुझसे झूठ बोला। असल में तो मैं यहीं पर हूँ और मेरे पति तेरे पति जितने अच्छे नहीं हैं। बस तेरे आगे शो ऑफ करने के लिए मैंने ये सब बोला। ये सच्चाई सुनकर मानसी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और अपनी भूल को वो सुधारने के लिए अपने पति के पास जाकर उससे माफी मांगते हुए बोलती है, पतिदेव, माफ कर दो ना अपनी नॉटी वाइफ को, उससे गलती हो गई। अरे सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए ना तो उसे भूला नहीं बोलते। और तुम तो सच में सुबह गई और शाम को ही वापस आ गई। आदर्श उसको उसकी छोटी सी गलती के लिए माफ कर देता है और वो दोनों फिर से एक साथ रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन फिर से मानसी नोटी होते हुए अपने पति को गाते हुए बोलती है, धीरे धीरे हौले हौले आजा मेरी बाहों में आ जाना, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना ना कर जरा भी फिक्र, मिला मिला नजर से नजर, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। उसकी नोटी हरकतों पर एक बार फिर से आदर्श फिसल जाता है और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नोटी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी नोटी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।